तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे, हमारे पर्यावरण का सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण से संबंधित टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैव आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो सन 1971 में यूनेस्को के द्वारा क्या एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ये शुरू किया गया था कब 1971 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और ये क्या था? हमारा अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम था। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को मतलब क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे हिंदी में देखें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और एमएबी का पूरा नाम देखें तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम। तो ये हमारे 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना और सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराना। क्या करना है? सुधार के लिए क्या करना है? हमें वैज्ञानिक आधार उपलब्ध करवाना है। जैव आरक्षित क्षेत्र के कार्य और उद्देश्य की बात करें तो जैव आरक्षित क्षेत्र के कार्य और उद्देश्यों को यूनेस्को तथा यूएनईपी के द्वारा गठित जो कार्यदल था उसने 3 भागों में बांटा है। जो यूनेस्को और यूएनईपी है इसके द्वारा गठित जो कार्यदल था, इस कार्यदल ने इसे क्या है 3 प्रमुख भागों में बांटा है। जैसे कि हमारा एक तो कंजर्वेशन, संरक्षण, शिक्षा और अनुसंधान और विकास, ये 3 भागों में बांटा है। इसके अंतर्गत पहले बात करते हैं संरक्षण की। संरक्षण की हम बात करें जिसे कंजर्वेशन कहते हैं। तो कंजर्वेशन की बात कहें तो जैव आरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक आवासों, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित किया जाता है। किसको संरक्षित किया जाता है? हमारे प्राकृतिक आवासों, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित किया जाता है। जैव आरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के साथ होने वाले जो परिवर्तन है इनकी निगरानी की जाती है। तो हमारे जैव आरक्षित क्षेत्रों में क्या होता है? प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के कारण जो होने वाले परिवर्तन है उनकी निगरानी की जाती है। बात करें दूसरा, तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा शिक्षा और अनुसंधान। तो इसके अंदर क्या होता है? जैव आरक्षित क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव आरक्षित क्षेत्रों में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे जिनमें क्या आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। विकास एवं संरक्षण में संतुलन बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे। क्या विकास और संरक्षण में जो संतुलन बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे। शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम के तहत सूचनाओं को आपस में साझा किया जाएगा और संरक्षण हेतु क्या प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और क्या होगा? संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट देख लिया। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा विकास, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट। जैव आरक्षित क्षेत्रों में सतत विकास और सतत विकास के लक्ष्य इनको प्राप्त करने के लिए संरक्षण और विकास कार्यों में संतुलन स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? हमारे सतत विकास, सतत पर्यावरण और सतत विकास, इन दोनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संरक्षण और विकास कार्यों में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो हमने तीनों पॉइंट देख लिए इसके। तो हमारे जैव आरक्षित क्षेत्र के कार्य उद्देश्य थे तीनों पॉइंट के अंदर। पहला हमारा संरक्षण था, दूसरा शिक्षा और अनुसंधान, तीसरा था हमारा विकास। अब बात करेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र के भाग। जैव आरक्षित क्षेत्रों के विभिन्न भाग हैं। जैसे क्या दूसरी बात करें तो स्थलीय जैव आरक्षित क्षेत्र के कौन कौन से भाग है। तो इसमें जैसे हम चित्र में देखें तो चित्र में देख के हमें पता चलता है कि इसके 3 भाग है। एक तो हमारा कोर क्षेत्र होता है, ये बीचों बीच जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला क्या है? हमारा कोर क्षेत्र है, जिसमें क्या कोई भी जीव बिल्कुल सुरक्षित रहता है। फिर बाद में आता है दूसरा इसका मध्यवर्ती या बफर जोन। क्या होता है? मध्यवर्ती बफर जोन आता है ये वाला। और तीसरा आता है हमारा कौन सा? ट्रांजिशन जोन या हेर फेर या अवंतरण वाला क्षेत्र। जो हमारा ट्रांजिशन जोन है इसकी बात करते हैं। तो जो हमारा ट्रांजिशन जोन है इसमें ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है। जो ट्राइब्स होती है वो ट्राइब्स अपने घर बना सकती है हमारे ट्रांजिशन जोन के अंदर। पहला आता है हमारा कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र क्या होता है? जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है। कोर क्षेत्र क्या होता है? जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है। कोर क्षेत्र में क्या किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, अर्थात मनुष्य नहीं जा सकता उसके अंदर
केवल जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं उनकी नियमित मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो पर्यावरणीय दशाएं होती है उनकी नियमित मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण किया जाता है। कोर क्षेत्र में केवल सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका तो ये कार्य होता है। फिर बात करते हैं अगला, मध्यवर्ती क्षेत्र या बफर जोन। तो मध्यवर्ती क्षेत्र या कोर क्षेत्र के बाहर वाला क्षेत्र होता है। जो मध्यवर्ती क्षेत्र होता है ये क्या, कौन सा क्षेत्र होता है? कोर क्षेत्र के बाहर वाला क्षेत्र होता है। मध्यवर्ती क्षेत्र में कुछ मानवीय गतिविधियां क्या होती है, कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे शिक्षा के लिए आप जा सकते हो, अनुसंधान के लिए जा सकते हो, पर्यटन के लिए जा सकते हो। केवल यही गतिविधियां हैं जिसके लिए आपको अनुमति मिल सकती है उसके अंदर जाने की। तीसरा आता है हमारा हेर फेर का क्षेत्र या अवान्तर क्षेत्र, जिसे ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। हेर फेर का क्षेत्र या अवान्तर क्षेत्र। हेर फेर के क्षेत्र को भी क्या अवान्तर क्षेत्र कहा जाता है, ट्रांजिशन जोन कहते हैं। हेर फेर क्षेत्र की बाहरी सीमा निश्चित नहीं होती है। हेर फेर के क्षेत्र की क्या होती है, बाहरी सीमा निश्चित नहीं होती। इस क्षेत्र में मुख्यतः विकास और अन्य परियोजनाओं को संचालित किया जाता है। क्या होता है इस क्षेत्र में, क्या होता है, मुख्यतः विकास और अन्य परियोजनाओं को संचालित किया जाता है। हेर फेर के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदाय वो सूखी लकड़ी, फल फूल आदि एकत्रित करके नियंत्रित पशु चराई कर सकते हैं, नियंत्रित खनन आदि की इनकी अनुमति इसके अंदर होती है। जिससे क्या होता है, स्थानीय लोग जैव विविधता के संरक्षण में अपनी मदद कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन जोन में क्या लोग रह सकते हैं, आदिवासी लोग रह सकते हैं, लेकिन कुछ एक निश्चित सीमा के अंदर ही रह सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिनमें 12 को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में शामिल कर रखा है। 18 में से 12 को। पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र था। कौन सा? पन्ना। और सबसे नवीनतम की बात करें तो पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल होने वाला भारत का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। पन्ना क्या कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले कौन से 12 जैव आरक्षित क्षेत्र है उनकी बात करें। पहला हमारा था नीलगिरी, जो केरल तमिलनाडु में है। 1986 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 2000 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था, और ये भारत का पहला था। कौन सा? नीलगिरी। ये नीलगिरी आप 15 नंबर पे इसको देख सकते हैं, ये वाला। फिर दूसरा आता है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर। कौन सा? ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इसको 2001 में। तीसरा आता है हमारा सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में, तो ये सुंदरवन है ये वाला, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर चौथा आता हमारा कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी की बात करें तो हमारे कहाँ? उत्तराखंड में। तो चित्र में देखेंगे तो ये हमारे नंदा देवी है। ये नंदा देवी है। फिर पांचवा आता हमारा मेघालय का नोकरेक। मेघालय का नोकरेक को हमारे 2009 में, तो हमारे मेघालय के अंदर ये नोकरेक है, तो नोकरेक को हम देख सकते हैं। नोकरेक को देख लिया हमने, तो हमारे मेघालय में। फिर हमारे आता पचमढ़ी मध्य प्रदेश का। पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का है, इसको 2009 में, तो ये हमारे पचमढ़ी देख लेते हैं। ये पचमढ़ी हमारे जो मध्य प्रदेश का है, 2009 में इसको चुना गया। फिर आता अगला सिमलीपाल उड़ीसा का। सिमलीपाल उड़ीसा की बात करें हम, तो उड़ीसा में हमारे सिमलीपाल है, इसको हमने नोट कर लिया, ये सिमलीपाल है उड़ीसा का। फिर अगला आता है उड़ीसा का सिमलीपाल है, ये भी 2009 में। फिर 2012 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे अचान कमार जो अमरकंटक है। कौन सा? अचना कमारी अचान कमार जो अमरकंटक है, 2012 में इसको चुना गया। तो ये अचान कुमार जो अमरकंटक है, इसको चुना गया 2012 के अंदर। 90 नंबर का आता हमारा ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र। कौन सा? ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र जो अंडमान निकोबार क्षेत्र में है, तो ये 2013 के अंदर चुना गया। तो ये 2013 के अंदर ग्रेट निकोबार है, इसको चुना गया 2013 में। फिर बात करें अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में पड़ता है, 2016 में इसको चुना गया। ये हमारा अगस्त्य मलाई है, जो तमिलनाडु और केरल दोनों में पड़ता है। इसको 2016 के अंदर चुना गया। अगला आता है हमारा कंचनजंगा सिक्किम। क्या है? कंचनजंगा सिक्किम 2016 का। ये कंचनजंगा है जो सिक्किम के अंदर है, इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? पन्ना मध्य प्रदेश का। कौन सा? मध्य प्रदेश पन्ना है, तो इसकी बात करते हैं। इसको 2020 के अंदर चुना गया, तो हमारे मध्य प्रदेश में एक जैव आरक्षित क्षेत्र पन्ना, इसको हमारे, तो ये 12 क्षेत्र है जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है।
तो यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का अंतिम जैव आरक्षित क्षेत्र हमारे पन्ना मध्य प्रदेश है। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र भी पन्ना है। और प्रथम कौन था हमारा? नीलगिरी, जो केरल तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये हमारे 12 वो क्षेत्र थे जैव आरक्षित क्षेत्र जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और वो 6 कौन कौन से हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है? एक तो हमारा कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, यदि चित्र में देखेंगे तो ये हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ये वाला हिमाचल प्रदेश का। फिर हमारा कच्छ है, दूसरा हमारा कौन सा था? कच्छ। तीसरा कौन सा आता हमारा? शेषाचलम। चौथा आता हमारा देहांग दिबांग। और बाकी पांचवा आता हमारा मानस। छठा आता डिब्रू शिखोवा। तो इस तरह 6 जो हमारे यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल नहीं है। और वो कौन कौन से हैं दोबारा देख लेते हैं। दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश का, डिब्रू शिखोवा हमारे असम का, मानस असम का, शेषाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की, और कच्छ का रण हमारे गुजरात का। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो जैव आरक्षित क्षेत्र है इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।